हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज फ्रेम। आज हम क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको एक्सटर्नली अप्लाई करना होगा फॉर सम स्मॉल एंगल डी थीटा, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन ए डाइपोल। फोर्स एक्टिंग ऑन ए डाइपोल। So this dipole is actually placed at some angle theta in a uniform electric field. Uniform electric field का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, यूनिफॉर्म है, ये मान लीजिए प्लस एक्स एक्सिस की तरफ लग रही है और आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ प्लेस किया है। से दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ सम एंगल थीटा, ठीक है, मेकिंग सम एंगल थीटा विद द एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2a है, ठीक है। ये इसका क्या है, सेंटर O है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक डाइपोल को मैंने प्लेस किया है इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम एंगल से थीटा। अब हम देखते हैं कि फोर्स जो है इसके ऊपर कितना लग रहा है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट is placed in a uniform electric field E, ठीक है, with some angle theta, आप ऐसा कह सकते हैं कि थीटा एंगल जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है, ठीक है। माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है इसके साथ। अब देखते हैं, देखिए प्लस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो कितना होगा, देखिए F फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज नथिंग बट प्लस क्यू ई, है ना, ये हो जाएगा अपने पास। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है जिस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन इससे एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसी डायरेक्शन में ही क्या होगी, हमारा फोर्स लगेगा ऑन द प्लस क्यू चार्ज। सो दिस इज द फोर्स विच इज प्लस क्यू ई, ठीक है। और माइनस क्यू चार्ज पर देखिए कितना फोर्स लगेगा, माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर है, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, और क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन भी आ रहा है, इसका मतलब जो नेट जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, माइनस एक्स एक्सिस। तो ये किधर लगेगा, प्लस एक्स एक्सिस, डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस, एंड दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन फोर्स लगेगा माइनस क्यू ई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है या नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, वेक्टर सम हो जाएगा दोनों का, F1 प्लस F2, ठीक है। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस क्यू ई, एंड प्लस ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज माइनस क्यू ई, ठीक है। सो द आंसर इज 0, ठीक है। यानी कि नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। फोर्स 0 होने का मतलब यह है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई ट्रांसलेशन इफेक्ट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे मूव कर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से, ट्रांसलेशन मोशन होगा इसके अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्रांसलेशन मोशन होगा, लेकिन हाँ इसके अंदर रोटेशन मोशन हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है, देखिए
एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और दूसरा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और दोनों जो फोर्सेस हैं वो किधर हैं, इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। जब भी दो पॉइंट्स पर, अलग अलग पॉइंट्स पर आपके पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं तो हमारे पास कपल फॉर्म होता है, कपल। इस कपल को हम टॉर्क भी कहेंगे, यानी इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू होती है R क्रॉस F। ठीक है, ये वैल्यू होती है। R यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसको अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है, दिस इंप्लाइज दैट देयर इज नो ट्रांसलेशन इफेक्ट। नो ट्रांसलेशन इफेक्ट, नो ट्रांसलेशन इफेक्ट मतलब इसका कोई लीनियर मोशन नहीं है, ये ऐसे मूव नहीं करेगा लीनियरली। ठीक है, नो ट्रांसलेशन इफेक्ट। बट एक फोर्स इधर डायरेक्शन में लग रहा है प्लस एक्स एक्सिस की तरफ और दूसरा माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, और दोनों इक्वल और अपोजिट है, हैंस इधर क्या लगेगा, एक कपल फॉर्म होगा, है ना। ये फोर्स इसको इधर की तरफ अलाइन करने की कोशिश करेगा, ये फोर्स इसको इधर की तरफ अलाइन कोशिश करेगा, यानी कि नेट टॉर्क लगेगा इस डाइपोल के ऊपर जो इसको रोटेट करेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस are acting at two different points, hence it form a couple. Equal and opposite forces act on two different points form a couple. ठीक है, and there is a rotation effect is associated with electric dipole. ठीक है, torque acting on this dipole वो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड दिस इज गिवन एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। यहां पर चार्ज है वो पार्टिकल। ठीक है, तो देखिए फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है यहां पर वो कितना है, यहां पर देखें तो वो यहां पर प्लस क्यू ई है, इधर भी प्लस क्यू ई है अगर मैग्नीट्यूड की बात करें। ठीक है, फोर्स वेक्टर की बात करें तो यहाँ इधर प्लस क्यू ई है और इधर माइनस क्यू ई है। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दीज फोर्सेस ये वाला हो जाएगा, है ना। अगर इसको लाइन को हम आगे की तरफ देखें तो ये हो जाएगा, इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ये है और इस फोर्स के भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है। इसका कुछ नाम दे देते हैं, से ए बी ना, ए बी मैंने नाम दे दिया। तो ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है, तो ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए यहां लिख देते हैं ए बी, ठीक है, एंड इनटू एफ। ठीक है, एफ कितना है, क्यू ई, एफ कितना है, क्यू ई है। ये क्या है हमारे पास, ये आया है टॉर्क का मैग्नीट्यूड, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाला है, क्रॉस नहीं निकाला मैंने, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाला है, ए बी इंटू क्यू ई। ए बी की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी यहाँ से, दिस इज ए बी, सो दिस इज परपेंडिकुलर, एक्चुअली दिस इज 90 डिग्री परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस ना। ठीक है, आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, आपको पता क्या है, हाइपोटेनियस पता है, सो दैट मीन्स साइन थीटा कैलकुलेशन होगा। यहाँ से क्या कैलकुलेशन होगा, साइन थीटा का। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, हाइपोटेनियस कितना है, दिस मच, दिस इज 2a एंड दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। सो ए बी इज नथिंग बट 2a साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं 2a साइन थीटा एंड इंटू क्यू ई। और आपको पता है q इंटू 2a क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स p, दिस इज e एंड इंटू साइन थीटा। तो pe साइन थीटा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म दिस कैन बी रिटन एज P क्रॉस E। ठीक है, वेक्टर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो दो ही तरीके से कर सकते हैं आप,
या तो डॉट प्रोडक्ट लेकर के या क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है क्योंकि साइन थीटा टर्म इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए पी ई साइन थीटा दो वेक्टर्स क्वांटिटी हैं और इंटू साइन थीटा इनके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है। इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट के टर्म में मैंने इसको टॉर्क को रिप्रेजेंट कर दिया है। टो इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये अपने पास रिजल्ट आया है, ठीक है। अब हम स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो केस 1 डिस्कस करूंगा मैं कि जब इफ P इज पैरेलल टू E, ठीक है। यानी कि क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसके क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायपोल जो है वो ऐसे प्लेस किया गया है ना, तभी तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, ऐसे रखा गया है। तो हमें डिस्कस करना है कि इस डायपोल के ऊपर कितना टॉर्क जो है लगेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में क्या है, P है, और इसी डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। देन थीटा कितना होगा, एंगल बिटवीन दी डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस बिकम 0 डिग्री। देन दिस इंप्लाइज दैट टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, PE साइन थीटा, दैट मीन्स PE साइन 0, और साइन 0 कितना होता है, 0, दैट मीन्स इसके ऊपर कोई किसी तरीके का टॉर्क नहीं लगेगा। ऐसे केस में जो डायपोल है वो रोटेट नहीं करेगा, इसका मतलब दिस इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, डायपोल इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, डायपोल इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। केस 2 देखते हैं अब। केस 2 इसमें मानते हैं इफ डायपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यानी कि हमने इस इलेक्ट्रिक डायपोल को कैसे प्लेस किया है, ऐसे, दिस इज लाइक, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, देयर इज एंगल 90 डिग्री, ठीक है। डायपोल का आपने ऐसे प्लेस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना है, 90 डिग्री है। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। दैट मीन्स टॉर्क कितना हो जाएगा, PE साइन 90 डिग्री, ठीक है। और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, दैट मीन्स PE। आप देख रहे हैं पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब टॉर्क जो है यहां पर मैक्सिमम लग रहा है, दिस इज टॉ मैक्सिमम। मैक्सिमम टॉर्क इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल अप्लाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज और आपको बताते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो आप खुद सोचिए यहां पर जो फोर्स है क्या वो 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी, यहां पर कुछ और होगा, ठीक है। तो -QE2 होगा यहां पर सपोज कीजिए, और यहां पर +QE1 होगा, है ना। तो दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे, तो यहां पर फोर्स जो है, नेट फोर्स, ये 0 नहीं आएगा अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म नहीं सपोज करके चलते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो आपके पास नेट फोर्स इस डायपोल पर एग्जर्ट होगा, जिसकी वजह से ये डायपोल ट्रांसलेशन इफेक्ट शो करेगा। अब बात करते हैं थर्ड केस की। केस 3 है, इफ डायपोल इज प्लेस्ड anti-parallel to external uniform electric field, ठीक है। यानी कि इस केस में क्या है कि डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो एंगल कितना है इनके बीच में, दोनों एंटी पैरेलल है, और एंगल कितना है, 180 डिग्री है। दिस इंप्लाइज दैट एंगल इज 180 डिग्री एंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज PE साइन 180 डिग्री, है ना। और साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। दैट मीन्स यहां पर भी डायपोल के ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगेगा। दैट मीन्स टॉर्क इज इन डायपोल इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। यहां पर भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, यहां पर भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, यानी कि जब थीटा 0 डिग्री है और थीटा 180 डिग्री है, दोनों केसेस में डायपोल जो है किस में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। और आप जानते हैं इक्विलिब्रियम के दो मेन जो है क्या आते हैं, टाइप्स आते हैं, एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम
और एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, इसी तरीके से ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो ये चलिए इसे देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। इसे एक एग्जांपल से समझिए। ये एक बाउल है जिसमें आपने एक बॉल को प्लेस किया है यहाँ पर, ठीक है। अब इसी वक्त ये रेस्ट पोजीशन पर है। जैसे ही आपने यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, वैसे ही क्या होगी, ये टू एंड फ्रो मोशन यानी बैक एंड फोर्थ क्या करेगी, मूव करेगी। और थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगी, अपने जो इनिशियल पोजीशन है उस पर आ जाएगी। ठीक है, इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगी। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी कि इफ यू अप्लाई द फोर्स ऑन इट, if you apply the force on it or work done by you is done on this ball on an object, then after some time it will retain its original position। ठीक है, इनिशियल पोजीशन पर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए थोड़ी देर बाद, then this is called stable equilibrium। क्या है वो, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें जो ऑब्जेक्ट है, जब हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगाएंगे तो डिस्प्लेस होगा ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगा। ठीक है, तो उस इक्विलिब्रियम को कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले वो रेस्ट में है, हमने डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करने के बाद वो क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में कभी नहीं आएगा। जैसे इस बाउल को अगर हम ऐसे प्लेस कर दें तो, और यहां पर एक बॉल को प्लेस कर दें, देन यहां पर अगर आप फोर्स लगाएंगे या इसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, बॉल क्या चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो ये कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगी, जो कि यहां पर है। इसका मतलब दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब इस तरीके समझिए डाइपोल के केस में कि जब थीटा 0 डिग्री है और थीटा 180 डिग्री है, तो कोई टॉर्क जो है वो डाइपोल पर नहीं लग रहा है। यानी कि इन दोनों केसेस में डाइपोल क्या है, रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, अब आपने क्या किया, बाहर से एक्सटर्नल जो है क्या लगाया आपने, वर्क किया, आपने क्या किया, उसको डिस्प्लेस किया। डाइपोल को जैसे ही आपने हल्का सा डिस्प्लेस किया, आपने ये देखना है कि क्या वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी या फिर नहीं आएगी। ठीक है, उसी केस में हम डिस्कस करेंगे कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो आइए चलिए इसे देखते हैं। तो केस 1 डिस्कस करते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर टॉर्क कितना एक्ट कर रहा है, डाइपोल पर 0। तो ऐसे आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, इधर की डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड है और ऐसे आपने डाइपोल को प्लेस किया रखा है। दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज डाइपोल मोमेंट पी डायरेक्शन। ठीक है, दोनों आपस में देखें पैरेलल है, दैट मीन्स थीटा कितना है, 0 डिग्री। अब आपने क्या किया, इस डाइपोल को हल्का सा आपने से थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ आ जाएगा, मान लीजिए थीटा एंगल डिस्प्लेस करने के बाद है ना, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर, और ये थीटा एंगल यहाँ से आपने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब आपको पता है, देखिए ओरिजिनल पोजीशन कौन सी है, ये वाली है ना। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन में। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, अफेक्ट रोटेशन का, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखिए आप, ये ऐसे रोटेट करेगा और ऐसे रोटेट करेगा तो थोड़ी देर बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा ये। इसका मतलब डिस्प्लेस करने पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल थोड़ी देर बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। दैट मीन्स दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम केस, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब बात करते हैं केस 2, जिसमें थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। यहां पर भी टॉर्क कितना लग रहा है, 0। So this is the external field which you are applying along the positive x direction and dipole is placed like this. Dipole is placed like this. There is a plus q charge, there is a minus q charge and there is a dipole moment is in this direction. ठीक है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में लग रहा है। आप देख रहे हैं P की डायरेक्शन एंटी पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब थीटा कितना है, 180 डिग्री है। टॉर्क कितना लग रहा है, 0, यानी कि किसमें है, रेस्ट पोजीशन पर है। ठीक है, अब देखिए आपने इसको हल्का सा मान लीजिए यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, तो आपने थीटा एंगल मान लीजिए डिस्प्लेस किया, तो यहाँ आ जाएगा माइनस क्यू यहाँ पर और प्लस क्यू यहाँ पर। ठीक है, और आपने कितना डिस्प्लेस किया, थीटा एंगल आपने डिस्प्लेस कर दिया इसको। ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, है ना, कितना, माइनस क्यू ई, ठीक है, और प्लस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो नेट रिजल्ट किधर की तरफ, नेट रिजल्ट इधर की तरफ आया। रोटेशन कैसे है, ऐसे है, तो ये तो दूर चला गया ना, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे कब आया, ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा नहीं। ओरिजिनल पोजीशन कौन सी है, ये वाली है ओरिजिनल पोजीशन, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, जैसे आप इसको डिस्प्लेस कर देंगे ऐसे रोटेट कर जाएगा, ठीक है, ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, आप देख रहे हैं डायरेक्शन ऐसे रोटेट कर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट वर्क हम करेंगे कि देखिए जो आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं एट सम एंगल थीटा, तो आपने कितना वर्क जो है आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगाया उसे देखेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग इज वर्क डन टू डिस्प्लेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। नेट वर्क डन हमें देखना है जब आपने डाइपोल को प्लेस किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और फिर उसके बाद जब आप डिस्प्लेस कर रहे हैं तो आपको एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा, वो कितना वर्क आपको करना पड़ेगा ये आपको देखना है। सपोज कीजिए आपने डी थीटा एंगल, स्मॉल डी थीटा एंगल आपने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया, ठीक है। इसके लिए स्मॉल वर्क जो होगा वो कितना होगा, डी डब्ल्यू होगा, है ना, डी डब्ल्यू होगा। अब क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन तो है नहीं, फोर्स उसके ऊपर कितना लग रहा है, डाइपोल पर 0 लग रहा है, यानी कि जो आप वर्क निकालोगे वो टॉर्क की टर्म में रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा आपको, एंड दिस इज टो इनटू कितना आपने एंगल जो है उसको रोटेट किया है, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ टॉर्क द स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय टो इनटू डी थीटा, ठीक है। टो की वैल्यू हमने देखी थी कितनी थी, पी ई साइन थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ रही थी फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड डी थीटा, ये तो स्मॉल वर्क डन आया। अभी आपने रोटेशन मान लीजिए थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक किया, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक किया आपने, तो इसके लिए आपको नेट वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो डी डब्ल्यू, इनिशियली मान लीजिए आपने 0 वर्क किया था और फाइनली डब्ल्यू वर्क कर रहे हैं आप, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पीई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। और देखिए यहां से थीटा है उसका वेरिएशन देखना है, थीटा का वेरिएशन इनिशियली थीटा 1 था और फाइनली थीटा 2 तक आपने किया है, दैट मींस इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक होगी, ठीक है। एलएचएस कितना आ जाएगा यहाँ से, वर्क डन डब्ल्यू, एंड दिस इज इक्वल टू पीई, ये कांस्टेंट है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस थीटा, एंड द लिमिट गोज फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। माइनस बाहर ले लेते हैं, सो माइनस पीई, ठीक है। अब देखिए अपर लिमिट पुट करेंगे, कोस थीटा 2 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, कोस थीटा 1 आ जाएगा, एंड दिस इज द नेट वर्क डन बाय यू व्हेन यू डिस्प्लेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल से फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2 इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर जब आप उस डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 एंगल पर ले जा रहे हैं, इसके लिए आपको जितना वर्क करना पड़ेगा उसकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है। अगर आप इस माइनस साइन को यहां से अंदर ले जाते हैं, देन दिस बिकम्स पीई एंड कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये आ जाएगा यहां से, ठीक है। पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। अब देखिए यहां से हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, ठीक है। यहां पे मैं केस डिस्कस कर रहा हूं, यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम था तो इनिशियली एंगल कितना था, 0 था, एंगल कितना था, 0 डिग्री था पी और ई के बीच में, और आपने मान लीजिए थीटा एंगल जो है उसको क्या किया, डिस्प्लेस किया। तो मैं पूछ रहा हूं कि इसके लिए कितना आपने वर्क डन किया। सो द वर्क डन इज W इज इक्वल टू पीई कोस थीटा 1, इनिशियल कितना है 0 डिग्री, सो कोस 0 डिग्री माइनस कोस थीटा, कोस 0 कितना होता है 1, सो पीई 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब सपोज कीजिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर है, इनिशियली डाइपोल किस पर है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर, यानी कि 180 डिग्री है इनिशियली एंगल बिटवीन P एंड E। अब आपने उसको डिस्प्लेस किया सम से स्मॉल एंगल थीटा, देन द वर्क डन इज गिवन बाय PE कोस ऑफ 180 डिग्री माइनस कोस थीटा,
और cos 180 कितना होता है -1, दैट मीन्स माइनस ऑफ PE 1 प्लस cos थीटा। ये आपके पास क्या आएगा नेट वर्क डन। और मान लीजिए इनिशियली P और E के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, जहां पर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा था, और फिर उसके बाद आप डिस्प्लेस कर रहे हैं उसको थीटा एंगल। इसके लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क इज गिवन बाय PE cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा, ठीक है। दैट मीन्स cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0, दैट मीन्स माइनस PE cos थीटा। इतना आपको वर्क करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी force, net force which is acting on a dipole, its value is 0. Torque acting on electric dipole when it is placed in a uniform electric field, its value is PE sin theta. And we discuss the different cases of stable equilibrium and unstable equilibrium, and the torque that acting on the maximum torque acting on the electric dipole, and the work done to displace this electric dipole, say small angle, say θ1 to θ2 in the uniform electric field. तो ये हमने आज किया है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।